सिस्टम ने मुझे एक ऐसी डिवाइन आइज दे दी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। लेकिन उसी के साथ उसने मेरे हिस्से में एक ऐसे कैनन फोडर साइड कैरेक्टर की किस्मत भी लिख दी जो कहानी में बस मरने के लिए पैदा हुआ था। जब मेरी आंख खुली तब तक इस नॉवल का मेन कैरेक्टर ये श्वेन पहले ही सातों हीरोइन का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था और मैं एक ऐसा इंसान था जिसे लोगों की नजर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल था, किसी तरह चुपचाप स्टोरी के एंड तक जिंदा रहना, फिर एक 100 बिलियन का रिवॉर्ड लेकर आराम से अपने असली संसार में लौट जाना। उधर सिस्टम लगातार शिकायत किए जा रहा था, इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर सच में बहुत अजीब है। इतनी खूबसूरत 7 हीरोइन उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही हैं, लेकिन वो हर बार उनसे दूर भागता रहता है। मैंने सिस्टम की दिखाई हुई सातों हीरोइन की फोटोज देखी। मेरी आंखें तो वहीं अटक गईं, लगभग मुंह से लार टपकने वाली थी। कमाल की ब्यूटी, कमाल का फिगर, ये तो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्लफ्रेंड्स जैसी हैं। मैं तुरंत हंसते हुए बोला, ये लड़का सच में बहुत नखरे करता है। इतनी किस्मत मिलने के बाद भी खुश नहीं है। अगर उसकी जगह मुझे भेज दो तो साथ क्या, मैं तो पूरे 365 गर्लफ्रेंड संभाल लूं। साल का हर दिन नई गर्लफ्रेंड होगी। मेरी बात सुनते ही सिस्टम खुशी से उछल पड़ा। आखिर मुझे कोई ऐसा मिला जिसकी सोच मेरी जैसी है। लेकिन अफसोस, तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। स्टोरी खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा और कम से कम 200 मिलियन का रिवॉर्ड भी दिलाऊंगा। इतना सुनते ही मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने तुरंत कहा, मेन कैरेक्टर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे कोई अच्छा सा साइड कैरेक्टर बना दो, ऐसा जो हीरो के आसपास रहे और आराम से हीरोइन और हीरो की लव स्टोरी देख सके। सिस्टम कुछ देर तक मेरा चेहरा देखता रहा, फिर बोला, असल में इस नॉवल की स्टोरी बहुत सिंपल है। मेन कैरेक्टर यशवन अपनी मेहनत से इस टॉप अरिस्टोक्रेट एकेडमी में एडमिशन लेता है, लेकिन उसे अमीर लोगों से सख्त नफरत है। नए स्टूडेंट्स के वेलकम पार्टी में उसने सबके सामने कह दिया, F7 में ऐसा क्या खास है, बस किस्मत अच्छी थी इसलिए अमीर घर में पैदा हो गए। बस उसकी यही बात पूरे स्कूल में फैल गई और वो ब्लिंक का सबसे बड़ा टारगेट बन गया। लेकिन उसका चेहरा इतना हैंडसम था कि एकेडमी की सबसे ताकतवर सातों हीरोइन उसकी तरफ खिंच गईं। उनमें थीं F1 जो हमेशा शांत रहती थी, F2 शेन चिंगजू स्टूडेंट काउंसिल की कोल्ड और स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, F3 बाहर से जेंटल लेकिन अंदर से ग्रीन टी क्वीन, F4 शांत लेकिन बेहद चालाक, F5 जो किसी भी हद तक जा सकती थी, F6 बेहद लेजी लेकिन जीनियस, और F7 जो प्यार में पूरी तरह पागल और जुनूनी थी। इन सातों ने ये शुआन का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये शुआन उन सबसे डरता था। उसे उनकी प्रोटेक्शन भी चाहिए थी और उन्हीं की मौजूदगी से सबसे ज्यादा नफरत भी थी। जब उसकी मौत हुई, उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक थी, अगले जन्म में मेरा F7 से कभी कोई रिश्ता न बने। मैं बड़े मजे से ये स्टोरी सुन रहा था, तभी मैंने देखा सिस्टम का चेहरा सूजा हुआ था। उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। सिस्टम बोला, ये सब छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें स्टोरी में भेज रहा हूं। तब मुझे पता चला कि मेरे लिए इस सिस्टम ने मेन सिस्टम से लड़ाई तक कर ली थी। उसने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए इस दुनिया में रीबर्थ का एक मौका छीना था। इस दुनिया का ओरिजिनल मेन कैरेक्टर पहले ही रीबर्थ ले चुका है और वो ठीक उसी समय वापस लौटा है जब उसकी F7 से पहली मुलाकात होने वाली थी। अगर ओरिजिनल मेन कैरेक्टर हीरो नहीं बनना चाहता तो दुनिया खुद नया हीरो चुन लेगी। सिस्टम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया, इतने हैंडसम हो, तुम्हारे हीरो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं अभी उसकी बात समझ भी नहीं पाया था कि उसने जोर से कहा, होस्ट, आंखें बंद करो, स्टोरी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब दोबारा आंख खुली, मैं इस नॉवल की दुनिया में आ चुका था और अब मेरा नाम था चूनान। कुछ ही दूर लॉन पर येशवन को कुछ लोग घेर कर मार रहे थे। चारों तरफ वही पुराने बुलिंग वाले डायलॉग्स सुनाई दे रहे थे। तुम्हें मिस मे के लिए पानी लाने को कहा था और तुम ये सस्ता ब्रांड उठा लाए, ऐसा पानी तो कुत्ता भी नहीं पिएगा। इतना कहकर एक लड़के ने येशवन के कंधे पर जोरदार लात मारी। येशवन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। वो दांत भींचकर बोला, अगर कुत्ता भी नहीं पीता तो तुम खुद पी लो। पास ही बैठी मिस मेई ने आलस भरी आवाज में कहा, ये श्वान, आज तो तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है।
मैं ये सब देखकर वहीं जम गया। मेरे मन में जरा भी हीरो बनने का इरादा नहीं था। आखिर मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। बीच में कूदता तो सबसे पहले मेरी ही पिटाई होती। इसलिए मैं चुपचाप दीवार से चिपका और बिना किसी की नज़र में आए वहां से निकल गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे जमीन पर पड़ा ये श्वेन गुस्से और नफरत से मेरी पीठ को घूर रहा था। यादों के सहारे मैं किसी तरह अपने डॉर्मेट्री पहुंच गया। ये 2 लोगों का रूम था। बीच में एक साफ लाइन खींची हुई थी और सबसे बड़ी मुसीबत, ये श्वेन मेरा रूममेट था। हाँ, लेकिन वेलकम पार्टी वाली घटना के बाद वो डॉर्मेट्री छोड़ चुका था। अब वो स्कूल की प्राइवेट लेबोरेटरी में रहता था। वहां वो आराम से रिसर्च भी कर सकता था और बलिंग से भी बचा रहता था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। नहाकर सीधा बेड पे लेट गया, फिर बुक खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे स्टोरी की एक बात अच्छी तरह याद थी। जिस स्टूडेंट के मार्क्स बहुत खराब होते हैं उसे अपर क्लास सर्कल की किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। मैं एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट था जो सिर्फ अपनी मेहनत और पढ़ाई की वजह से यहाँ तक पहुंचा था। मुझे नहीं पता था अगर मेरे मार्क्स गिर गए तो कहीं लोग मुझे भी टारगेट न बना लें। वैसे भी सिर्फ 3 महीने बाद एग्जाम होने वाले थे। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले अपनी पढ़ाई बचानी जरूरी है। तभी टिंग, डॉर्मेट्री का दरवाजा अचानक खुल गया। जो येशवन अभी कुछ देर पहले गया था वो फिर से वापस आ गया। वो बीच में खींची गई सीमा रेखा को नजरअंदाज करता हुआ सीधा मेरे बेड के पास आकर रुका। फिर उसने मेरी तरफ देखकर एक बेहद मीठी और दोस्ताना मुस्कान दी। तुम चूनान हो, सही? मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। ज्यादा बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये श्वेन मुस्कुराते हुए बोला, चूनन, मेरी लैबोरेटरी अब बंद हो चुकी है और मैं अपना ब्लैंकेट भी नहीं लाया। क्या आज रात मैं तुम्हारे रूम में रुक सकता हूँ? येशवन का अचानक मुझसे मदद मांगना मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए लैब के नियम सच में बहुत सख्त थे। रात 10 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अगले ही पल मेरी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कोई सीन था ही नहीं। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैंने बिना सोचे कहा, नहीं, तुम यहां रहोगे तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैंने साफ मना कर दिया। ये श्वान शायद ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। वो वहीं खड़ा रह गया। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो मैं वापस पढ़ाई करूं? ये श्वेन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। हम दोनों स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगा तुम मेरी मुश्किल समझोगे। अगर उसके चेहरे पर नकलीपन थोड़ा भी कम होता तो शायद मैं सच में उसकी बात मान लेता। मैंने मुस्कान हटा दी और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस समय पूरे स्कूल की नज़र तुम पर है, फिर भी जानबूझकर मेरे पास आए हो। क्या ये साफ साफ मुझे भी मुसीबत में घसीटना नहीं है? ये हुआन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने पूरी ईमानदारी वाला चेहरा बनाया। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं यहां रुका था। वो थोड़ा झुककर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी मेरी वजह से परेशानी हो। सुबह 5 बजे से पहले ही चुपचाप चला जाऊंगा। उसी समय मुझे कुछ याद आया। मैंने कमरे के दूसरी तरफ रखा उसका लॉकर दिखाया। ये डॉर्मेट्री तुम्हारी भी है। तुम्हें यहां से निकालने का मुझे कोई हक नहीं है। और उधर एक खाली बेड भी है। स्कूल हर हफ्ते नए बेडशीट बदल देता है। येशवेन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे तभी याद आया कि पिछले जन्म में वो कभी डॉर्मेट्री में रहा ही नहीं था। या तो लेबोरेटरी में रहता था या फिर सातों हीरोइन की विलाज में। उसे डॉर्मेट्री के ये रूल्स याद ही नहीं थे। अगर उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत ना होती जो स्कूल का ध्यान उसकी तरफ से हटा सके तो वो आज यहां वापस आता ही नहीं। उसे फिर वही सीन याद आया जब थोड़ी देर पहले मैंने उसे बुली होते देखा और बिना रुके वहां से चला गया। असल में उसे इस बात का दुख नहीं था कि किसी ने उसकी बेइज्जती देख ली। उसे तकलीफ इस बात की थी कि वो इंसान उसका अपना रूममेट था। इस पूरी फ्लोर पे सिर्फ हमारा ही डबल रूम था जहां 2 स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स साथ रहते थे। इसलिए सुबह सुबह यहाँ कोई शोर नहीं होता था। न कोई स्टूडेंट्स, न कोई भीड़, न कोई हंगामा। मुझे ये शांत माहौल बहुत पसंद था। अगली सुबह यशवन ने अचानक मुझे याद दिलाया, आज सुबह 8 बजे प्रोफेसर लिन की पहली क्लास है। उनकी क्लास में पूरे स्कूल का कोई स्टूडेंट लेट होने की हिम्मत नहीं करता। अगर बिना वजह लेट हुए तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यानी F2 शेन चिंगजू सीधे येलो कार्ड दे देती हैं। 2 येलो कार्ड होते ही रेड कार्ड मिल जाता है और उसके बाद
चाहे तुम नोबल फैमिली से हो या नहीं, पूरा स्कूल तुम्हें टारगेट बना देता है। ये सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैं तुरंत बेड से कूद पड़ा, जल्दी जल्दी मुंह धोया और तैयार होने लगा। उधर यशवंत चुपचाप मुझे देख रहा था। रात भर पढ़ाई करने की वजह से मेरे चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं लगता था जिसे रिच किड्स बली करके मजा लें। कुछ देर बाद ये शुआन की आंखों में एक फैसला साफ दिखाई देने लगा। पूरी रात वो सोचता रहा था, अब जाकर उसे जवाब मिल गया था। उसे मानना पड़ा कि पिछले जन्म की घटनाओं ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने मन ही मन सोचा, दोष इसका नहीं है, इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और मेरा रूममेट भी। अगर मुझे किसी को ढाल बनाना है तो फिलहाल यही सबसे सही इंसान है। वैसे भी बस 2 हफ्तों की बात है। मैं पिछले जन्म में इतने साल सब सह चुका हूं, ये भी सह लेगा। बस आज इसे अपने साथ क्लासरूम में ले जाना होगा। फिर शेनचिंगजू की नज़र पूरी तरह इसी पर टिक जाएगी। ये श्वेन की सारी प्लानिंग मैं अच्छी तरह समझ रहा था। ओरिजिनल स्टोरी में शेनचिंगजू पहली बार ये श्वेन में दिलचस्पी इसी क्लास के दौरान लेने वाली थी, लेकिन अब ये श्वेन का हर कदम ओरिजिनल स्टोरी से अलग था। मेरा पॉपकॉर्न खाने वाला मूड कब का खत्म हो चुका था। अब मैं सिर्फ एक ही बात चाहता था, इस आदमी से जितना दूर रह सकूं उतना अच्छा। मैं जैसे ही बाहर निकला, येश्वन ने मुस्कुराकर आवाज दी, चुनन। मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं वाइट टी नहीं पीता, मुझे मिल्क टी में बोबा पसंद है। येश्वन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। उसे मेरी बात का एक शब्द भी समझ नहीं आया। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। हे भगवान, ये मेन कैरेक्टर तो इंसानों की भाषा भी नहीं समझता। मैंने अपनी बुक्स कसकर पकड़ ली और बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से क्लासरूम की तरफ भाग गया। जब मैं हांफता हुआ क्लासरूम पहुंचा, तब सिर्फ 7:30 बजे थे। लेकिन इतनी बड़ी क्लासरूम आधी से ज्यादा भर चुकी थी। मैं मन ही मन बोला, प्रोफेसर लिन की पॉपुलैरिटी सच में कमाल की है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। यूं कहूं, शेन चिंगजू की धाक सच में वैसी ही थी जैसी सब कहते थे। मैंने पहले ही सुन रखा था कि प्रोफेसर लिन को क्लास में स्टूडेंट्स से सवाल पूछने का बहुत शौक था, और सबसे ज्यादा उन्हें क्लासरूम के कोने में बैठे स्टूडेंट्स को खड़ा करना पसंद था। इसलिए नाम पुकारे जाने से बचने के लिए मैंने जानबूझकर बीच की तरफ थोड़ा पीछे वाली सीट चुन ली। वैसे भी आगे की सारी सीटें पहले ही भर चुकी थीं। मेरी तेज चल रही सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। मैंने राहत की सांस ली, बुक खोली, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि रीबर्थ वाला ये श्वान अब मुझे अपना टारगेट बना चुका है। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि ये श्वेन फिर से मेरे पास आ पहुंचा। वो मुस्कुराकर बोला, चूनन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। बैठना है तो बैठ जाओ। ये श्वेन खुशी खुशी मेरी बगल वाली सीट पे बैठ गया। लेकिन अगले ही पल मैं अपनी बुक उठाकर खड़ा हो गया और सीधा क्लासरूम के सबसे किनारे खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। चारों तरफ ताने सुनाई देने लगे। ये शुआन की तो हालत देखो, कोई इसके साथ बैठना ही नहीं चाहता। अब तो ये पूरी तरह अकेला पड़ गया है। परसों पूरी रात बंद करके रखा गया था, सोचा होगा कोई दोस्त बचा लेगा, लेकिन किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। खुद की हालत ही खराब है। पहले तो अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं की, अब कौन इसके साथ अपना नाम जोड़ेगा। आगे की बातें मैंने सुननी ही बंद कर दी। मैं यशवन के अजीब व्यवहार से पहले ही सतर्क था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो बार बार मुझे भी अपनी मुसीबत में घसीटना चाहता था। लेकिन ये भी सच था कि बाकी स्टूडेंट्स का उसे बली करना भी गलत था। जिसके पास ताकत नहीं होती, वो बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। और मैं ठीक वैसा ही इंसान था, जिसकी कोई ताकत नहीं थी, जो हमेशा अनजान बनने में ही अपनी भलाई समझता था। तभी पूरे क्लासरूम का माहौल अचानक बदल गया। अभी तक जो शोर मचा हुआ था, वो एक पल में गायब हो गया। दरवाजे से शेन चिंगजू अंदर आ चुकी थी। ब्यूटी, फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, वेल्थ और स्टडीज, हर चीज में सातों हीरोइन इस एकेडमी की सबसे ऊंची जगह पर थीं। और उन सातों में मुझे सबसे ज्यादा शेन चिंगजू पसंद थी। उसने एकेडमी की फिट फाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके कॉलर पे बैंगनी रंग का बैज लगा था, जो एकेडमी की सबसे ऊंची अथॉरिटी का सिंबल था। उसकी बर्फ जैसी गोरी स्किन और गहरी नीली आंखें ऐसा एहसास करा रही थीं मानो उनमें हमेशा ठंडी बर्फ जमी हो। जब उसकी नज़र पूरे क्लासरूम पे घूमी, तो उसमें जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। मानो वो चुपचाप कह रही हो, यहाँ बैठे तुम सब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा।
यही एटीट्यूड तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सबको खुद से दूर रखना, कूल भी और बेहद आकर्षक भी। सच कहूं, ऐसी लड़की ही सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। वो सीधे यशवान के पास गई और आराम से उसी सीट पे बैठ गई जहां कुछ देर पहले मैं बैठा था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। बच गया। बस थोड़ा सा और होता तो मेरा सीधा सामना इसी हीरोइन से हो जाता। उधर ये हुआन बाहर से तो बुक पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। पिछले जन्म में शेन चिंगजू को हमेशा अकेले रहना पसंद था, तो इस बार वो बार बार मेरे पास क्यों आ रही है? दूसरी तरफ शेन चिंगजू भी उलझन में थी। असल में वो एक खास खुशबू का पीछा करते हुए यहां तक आई थी। उसे लगा था कि उस खुशबू का सोर्स येश्वन है, लेकिन उसके पास बैठते ही उसे समझ आ गया कि खुशबू उससे नहीं आ रही। उसने तुरंत पूरी क्लासरूम पर एक नज़र डाली, फिर चुपचाप अपनी नज़र वापस खींच ली। मन ही मन बोली, लगता है मेरी सेंस पहले से कमज़ोर हो गई है। इतनी देर बाद भी मैं उस खुशबू के असली सोर्स को नहीं ढूंढ पाई। उसी समय प्रोफेसर लिन मुस्कुराते हुए क्लासरूम में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उनके आते ही क्लासरूम का भारी माहौल तुरंत हल्का हो गया। प्रोफेसर लिन का पढ़ाने का तरीका बेहद मज़ेदार था। मैं जैसा स्टूडेंट जिसे पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं रहती, वो भी कब उनकी बातों में खो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। कुछ देर बाद प्रोफेसर लिन मुस्कुराए। लगता है सबको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया है। तो चलिए, अब कोई एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताए कि उसने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने इसे आपके पसंदीदा सरल नेचुरल हिंदी स्टाइल में अनुवाद किया है। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। ये शुरुआत मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। अब प्रोफेसर लिन किसी स्टूडेंट का नाम लेने वाले थे। मैंने बगल में बैठे ये श्वेन की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर तनाव में था। मैं तुरंत समझ गया, आखिर ओरिजिनल स्टोरी वाला सीन शुरू होने वाला है। मुझे लगा अब हीरो की बारी है, इसलिए मैंने दोबारा सिर भी नहीं उठाया। लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ प्रोफेसर लिन की नज़र सीधे मुझ पर आकर टिक गई है। मैं तुरंत होश में आ गया। तभी याद आया, जिस सीट पर मैं बैठा था वो भी प्रोफेसर लिन की फेवरेट टारगेट वाली जगहों में से एक थी। प्रोफेसर लिन ने पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाई, फिर मुस्कुराकर बोले, स्टूडेंट मेल यांगसिन, तुम आकर अपना सोल्यूशन सबको बताओ। फ्रंट रो से एक लड़की खड़ी हुई, वही मिस मेई जो कल ये श्वेन को बुली कर रही थी। ओरिजिनल स्टोरी में ये सीन ये श्वेन का होना चाहिए था, लेकिन अब वो मौका मेल यंगसिन के हिस्से में चला गया। मैंने अनायास ये श्वेन की तरफ देखा। हैरानी की बात ये थी, वो भी मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी और उससे भी ज्यादा अफसोस। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में तो बस ओरिजिनल स्टोरी का वही सीन चल रहा था जहां ये श्वान पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर सबको अपना जवाब सुनाता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर लिन मुस्कुराए। बहुत अच्छा जवाब, बैठ जाओ। फिर उन्होंने पूछा, क्या किसी और के पास इस क्वेश्चन का कोई अलग तरीका है? उनकी आवाज ने मुझे फिर से वर्तमान में लौटा दिया। मैंने दोबारा येश्वेन की तरफ देखा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी येश्वेन ने हाथ उठा दिया। उसके चेहरे का भाव बेहद अजीब था। थोड़ा सा दबा हुआ गुस्सा, थोड़ी घबराहट और बाकी पूरी दीवानगी। उसने मेरी तरफ देखा। होंठों पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो हमेशा किसी मुसीबत की निशानी होती थी। फिर उसने प्रोफेसर लिन से कहा, सर, मेरा रूममेट चूनन कल रात पूरी रात जागकर जेनेटिक्स से जुड़ी कई बुक्स पढ़ रहा था। उसे आपकी क्लास का बहुत इंतजार था। बस उसका स्वभाव थोड़ा शर्मीला है, इसलिए वो खुद हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। मैं मन ही मन दांत पीसने लगा। तो ये असली जाल था। प्रोफेसर लिन के चेहरे की मुस्कान भी हल्की पड़ गई। उन्होंने ये श्वेन की तरफ देखा। उनकी नज़रों में हैरानी भी थी और निराशा भी। उन्हें लगा था ये श्वेन सिर्फ बुलिंग का शिकार है, लेकिन अभी उसने भी वही तरीका अपनाया था जो अमीर घरों के बच्चे अक्सर करते थे, खुद बचने के लिए किसी और को आगे कर देना। प्रोफेसर लिन कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर इशारा किया, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये श्वान को भी बैठने का इशारा कर दिया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं। असल में ये श्वेन की इस हरकत के बाद वो चाहते थे कि कोई स्टूडेंट अपनी मर्जी से हाथ उठाए, लेकिन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। माहौल इतना अजीब हो गया
कि किसी की आवाज तक नहीं निकली। मैंने होंठ भींच लिए। अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये श्वेन सच में मुझे अपनी ढाल बनाना चाहता था? लेकिन अगर उसका यही मकसद था, तो इससे उसे क्या फ़ायदा मिलता? उसे मिलने वाली बुलिंग तो वैसे भी कम नहीं होने वाली थी। या फिर क्या वो सचमुच मेरे साथ दोस्ती करना चाहता था, ताकि मुसीबत आने पर कम से कम उसके पास मदद मांगने के लिए कोई तो हो? उधर ये श्वन चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। उसने जानबूझकर चारों तरफ से आती हंसी और तानों को नजरअंदाज कर दिया। पिछले जन्म में उसे भी न जाने कितनी बार इसी तरह जानबूझकर खड़ा कराया गया था। सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई थी। उन लोगों के लिए ये बस एक खेल था। आज उसने वही तरीका सिर्फ एक बार अपनाया, लेकिन अब पूरी क्लास उसी का मजाक उड़ा रही थी। उसने महसूस किया कि शेन चिंगजू की नज़र अब भी उस पर टिकी हुई है। वो जानता था, आज की हरकत से उसने प्रोफेसर लिन को नाराज कर दिया है, लेकिन कम से कम अब चू नान सबकी नज़रों में आ चुका था, चाहे वो खुद अब भी उसी दलदल में क्यों ना फंसा हुआ हो। ये हुआन का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो तो लगभग अपना असली मकसद ही भूल गया था। तभी उसकी नज़र शेन चिंगजू पर पड़ी। उसे अचानक सब याद आ गया। असल में शेन चिंगजू इस क्लास में प्रोफेसर लिन का लेक्चर सुनने नहीं आई थी। उसका असली मकसद था क्लास में से कुछ बेहतरीन स्टूडेंट्स चुनना और उन्हें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल करना। शेन चिंगजू को जेनेटिक्स से लगभग पागलों जैसा लगाव था। जिस स्टूडेंट को वो खुद पसंद कर लेती, वो उसका खास ऑब्जर्वेशन टारगेट बन जाता। पिछले जन्म में येशवन की यादों में मेरा कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन कल उसने मेरी एडमिशन फाइल देखी थी। मेरे मार्क्स इतने ज़बरदस्त थे कि वो खुद हैरान रह गया। अगर इसके मार्क्स इतने अच्छे थे, तो पिछले जन्म में शेन चिंगजू ने इसे कभी नोटिस क्यों नहीं किया? उधर प्रोफेसर लिन मुस्कुराते हुए बोले, लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे स्टूडेंट्स इतने डर गए हैं कि हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। हालांकि वो हंस रहे थे, लेकिन उनके अंदर की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत बात बदल दी और सबके सामने एक ऐसा इनाम रखा जिसे सुनते ही पूरी क्लास की आंखें चमक उठीं। मेरे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई हुई एक बेहद रेयर मेडिसिन है। इसे लेने के बाद तुम्हारा शरीर पूरे 2 महीने तक अपनी सबसे बेहतरीन हालत में रहेगा। सारी बीमारियां और दर्द पूरी तरह गायब हो जाएंगे। इसकी मटेरियल बेहद रेयर है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ यही एक बॉटल है। दूसरी कभी नहीं बनेगी। जो मुझे सबसे अच्छा आंसर देगा, ये मेडिसिन उसी की होगी। फिर उन्होंने जानबूझकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, जिसे भी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, वो खुद हाथ उठाए। दूसरों से अपनी जगह फैसला मत करवाओ। बस इतना सुनना था। मैं सब कुछ भूल गया। ना अपनी सेफ्टी याद रही, ना हीरो, ना उसकी प्लानिंग। मैंने इतनी तेजी से हाथ उठाया कि लगभग सीलिंग छू ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, प्रोफेसर, मैं आंसर दूंगा। मेरी आवाज गूंजते ही पूरी क्लास में एक साथ दर्जनों हाथ उठ गए। पूरा क्लासरूम शोर से भर गया। प्रोफेसर लिन ने मुस्कुराकर कई स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। मैंने अपना हाथ और भी ऊपर कर लिया। मन ही मन सोच रहा था, लगता है मैंने हाथ ठीक से नहीं उठाया। शायद मेरी मासूम शक्ल देखकर प्रोफेसर लिन सचमुच मान बैठे कि मैं बहुत शर्मीला हूं। वो मुस्कुराकर बोले, तो चलिए, हमारे शर्मीले स्टूडेंट चूनान, तुम ही इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना चश्मा ठीक किया, फिर गंभीर आवाज में बोला, प्रोफेसर, आंसर देने से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मेरा और ये श्वेन का कोई खास रिश्ता नहीं है। मैंने बहुत सोचकर यह बात कही। मुझे नहीं चाहिए था कि आगे चलकर हीरो मुझे आसान टारगेट समझे और हर बार मुझे ही फंसाता रहे। मैंने ये श्वेन की तरफ देखा। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगली बार मैं खुद हाथ उठा सकता हूं। कृपया मेरी जगह फैसला मत किया कीजिए। मेरी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा धीरे धीरे बोल रहा हो। ये श्वेन ने तुरंत सिर झुका दिया। सॉरी, शायद मैं गलत समझ गया था। ये छोटा सा मामला यहीं खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत असली टॉपिक पर लौट आया। प्रोफेसर, अगर बीस्ट सोल का अवेकनिंग ब्लड लाइन जेन्स पर आधारित है, तो बीस्ट सोल की इवोल्यूशन भी शायद जेनेटिक्स से ही जुड़ी होगी। प्रोफेसर लिन बिना कुछ बोले मुझे देखते रहे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी स्टूडेंट्स अब मेरी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने बोलना जारी रखा। मैंने इंटरनेट पे बीस्ट सोल अवेकनर्स की जेनेटिक्स पे काफ़ी रिसर्च पढ़ी है, लेकिन ओरिजिनल बीस्ट्स के जीन्स पे मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी कोई रिसर्च नहीं मिली। मुझे ओरिजिनल स्टोरी वाला आंसर अच्छी तरह पता था, लेकिन
मैं उसे ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहता था, ना ही हीरो का सीन छीनना चाहता था। अब तक मेरे पास पूरी स्टोरी का गॉड व्यू था। अगर अब भी मैं ये श्वेन का असली मकसद नहीं समझ पाता, तो सच में मेरा दिमाग बेकार था। वो चाहता ही यही था कि मैं सबकी नज़रों में आ जाऊं। क्या वो बस मुझे स्पॉटलाइट में लाना चाहता था? मैं उसकी चाल में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन प्रोफेसर लिन की वो मेडिसिन मुझे हर हाल में चाहिए थी। सिस्टम तो स्टोरी खत्म होने के बाद ही मुझे वापस ले जाएगा, और हीरो की नेचुरल डेथ आने में कम से कम 50 साल बाकी थे। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मुझे हार्ट डिजीज थी, पुराने जोड़ों का दर्द था, लंग डिजीज भी थी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इन बीमारियों के साथ तड़पते हुए नहीं बिताना चाहता था। इसीलिए मैं बहुत पहले से रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहता था। अवेकनर्स के पास बेहद ताकतवर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, लेकिन मैं अवेकनर नहीं था। इसलिए मेरी उम्मीद सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट की उन रेयर मेडिसिन पर टिकी थी, जो बाहर मार्केट में कहीं नहीं मिलती थीं। तभी प्रोफेसर लिन ने हल्के से भौं उठाई। आगे क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा लग रहा था उन्हें मेरा जवाब काफी पसंद आया है। मैं इसलिए नहीं रुका था कि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। असल वजह शेन चिंगजू थी। वो लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए चुपचाप अपनी जांघ में हल्की सी चिकोटी काटी। यार, इतनी देर तक क्या देख रही है? मैंने खुद को संभाला और आगे बोलना शुरू किया। बीस्ट सोल का अवेकनिंग ओरिजिनल बीस्ट्स के प्रकट होने के बाद शुरू हुआ। असल में ये नेचर के बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका है। हम इंसान ओरिजिनल बीस्ट्स जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स का सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बीस्ट सोल अवेकनर्स कर सकते हैं। इस अरिस्टोक्रेट एकेडमी में सिर्फ आम स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ते, ज्यादातर स्टूडेंट्स अवेकनर्स ही हैं। बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के कहूं तो लगभग सभी नए अवेकनर्स यहीं से निकलते हैं। यही वजह है कि ये अकेडमी खास तौर पे उनके लिए बनाई गई थी। जब अवेकनर्स अभी कमजोर होते हैं, तो सोल स्पिरिट्स उनका शिकार बना सकते हैं। इसलिए ताकतवर बनने से पहले उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और सोल स्पिरिट्स के सबसे बड़े दुश्मन ओरिजिनल बीस्ट्स हैं, जिनके खिलाफ सबसे ताकतवर बीस्ट सोल यूजर्स लड़ते हैं। पूरे स्कूल की असली पावर उन्हीं लोगों के हाथ में होती है, और उनके पीछे 7 सबसे बड़े फैमिलीज का सपोर्ट खड़ा रहता है। अगर गहराई से देखा जाए, तो ये अरिस्टोक्रेट एकेडमी असल में पावर एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा खेल है। नीचे वाले लोग ऊपर चढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, ताकतवर लोगों का सहारा लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके चेहरे के भाव देखकर फैसले लेते हैं, और जरूरत पड़ने पे उनकी जगह सजा भी झेलते हैं। वहीं ऊपर बैठे लोग बैंकेट्स रखते हैं, रिसोर्सेज खर्च करते हैं, टैलेंट्स को अपने पक्ष में लाते हैं, और अपने फैमिली के लिए सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स चुनते हैं। इतना सोचते सोचते मेरे दिमाग में अनगिनत ख्याल एक साथ घूमने लगे। मैंने इसे आपके पसंदीदा सरल नेचुरल हिंदी स्टाइल में अनुवाद किया है। मेरी बात अचानक बीच में रुक गई। शेन चिंगजू काफी देर तक मेरे अगले शब्द का इंतजार करती रही। डेस्क पर उंगलियां थपथपाते हुए उसकी हरकत भी रुक गई। उसने चुपचाप प्रोफेसर लिन की तरफ देखा। प्रोफेसर लिन ने मुझे चुप खड़ा देखा तो मुस्कुराकर बोले, आराम से बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं होश में आया और फिर सामान्य रफ्तार से बोलना शुरू किया। अवेकनर्स अपने बीस्ट सोल की मदद से ओरिजिनल बीस्ट्स के जीन फ्रैगमेंट्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे अपने अधूरे जीन्स पूरे किए जा सकते हैं। फिर अलग अलग जीन्स को आपस में मर्ज करके सबसे स्टेबल और सबसे एफिशिएंट जीन सीक्वेंस चुनी जा सकती है। आखिर में उसे और भी शुद्ध बनाकर बीस्ट सोल की इवोल्यूशन पूरी की जा सकती है। मेरी बात सुनकर शेन चिंगजू ने पहली बार मुझे ध्यान से देखा। अब वो मन ही मन मेरी असली वैल्यू का अंदाजा लगाने लगी। उधर प्रोफेसर लिन की भौहें सिकुड़ गईं। मेरी बात गलत नहीं थी, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं की थी। ओरिजिनल बीस्ट को जिंदा पकड़ना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था उस पर सफल रिसर्च करना। सिर्फ एक ओरिजिनल बीस्ट को पकड़ने की कोशिश में पूरा एक प्लैनेट बर्बाद हो गया था। 50 अवेकनर्स मारे गए थे। नुकसान इतना बड़ा था कि अलायंस ने उस मिशन की खबर तक पब्लिक नहीं होने दी। प्रोफेसर लिन ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर बोले, आओ अपनी मेडिसिन ले लो। मैं तुरंत आगे बढ़ गया। थैंक यू प्रोफेसर। मेडिसिन मिलते ही मैंने बिना एक पल रुके पूरी बॉटल पी ली। प्रोफेसर लिन की आंखें फैल गईं। अरे, तुमने इसे ऐसे ही पी लिया? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा शरीर लड़खड़ा गया और मैं नीचे गिरने लगा। प्रोफेसर लिन अभी मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते, उससे पहले
पूरे कमरे में एक जबरदस्त दबाव फैल गया। हवा में एक छोटा सा लाल बीस्ट सोल उछल कर आया। उसने मुझे हवा में ही संभाल लिया। वो शन चिंगजू का बीस्ट सोल अज्यू था। एजू जोर से चिल्लाया, मास्टर, जल्दी आइए। इस इंसान से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इस बार मैंने बिल्कुल सही पहचाना है। अगले ही पल शेन चिंगजू बिजली की तरह प्रोफेसर लिन के सामने आ गई। उसने ठंडे चेहरे के साथ एजू को वापस बुला लिया। फिर बोली, कृपया जिसे तिसे इसे छूने मत दीजिए। पहले उसने मेरा कपड़ा पकड़कर मुझे प्रोफेसर लिन की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मुझ तक पहुंचा, वो एक पल के लिए रुक गई। फिर बिना झिझके उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। मैंने धीरे से आंखें खोली। थैंक यू, चीफ शेन, मुझे इन्फर्मरी तक लाने के लिए। इतना बोलते ही मेरा चश्मा टेढ़ा हो गया। मैंने जल्दी से दोनों हाथों से उसे सीधा किया। शेन चिंगजू चुपचाप मेरा इंतजार करती रही। उसके चेहरे पर जरा सी भी अधीरता नहीं थी। फिर उसने पूछा, तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? मैंने सिर हिलाया। मैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अपने कपड़ों की स्मेल सूंघी। शायद ये मेरे बॉडी वॉश की खुशबू थी, या फिर ये शुआन की थोड़ी सी स्मेल मुझ पर रह गई थी। मैं बोला, शायद ये शुआन की स्मेल होगी, या फिर मेरे रोज वाले बॉडी वॉश की। शन चिंगजू ने भौहें सिकोड़ लीं। ये श्वेन? ए जो तुरंत बोला, वही जिसने क्लास में आपकी जगह हाथ उठाया था। मैं मन ही मन चौंक गया। इतनी बड़ी हीरोइन को हीरो का नाम तक याद नहीं। मैंने समझाया, प्रोफेसर लिन की क्लास में वो मेरे बगल में बैठा था। शन चिंगजू ने सिर हिलाया। नहीं, ये श्वेन की स्मेल और ए जू ने जो स्मेल महसूस की थी, दोनों अलग हैं। मैं तुरंत समझ गया। मैंने न्यूनेट खोला और उसे अपने बॉडी वॉश का लिंक दिखाया। शॉप का नाम है युआन युआन बॉडी वॉश। मैं यही वाला इस्तेमाल करता हूँ। वैसे इसकी सेल्स ज़्यादा नहीं है। एजू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, यही स्मेल है। शेन चिंगजू ने फिर पूछा, क्या तुम बॉडी वॉश के अलावा कोई परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हो? नहीं, सिर्फ यही। फिर भी शेन चिंगजू पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। उसे अब भी लगता था कि मेरे पीछे कोई बेहद ताकतवर छिपा हुआ प्रोफेसर है। उसने शांत आवाज में कहा, थैंक्स कोऑपरेट करने के लिए। अगले ही पल उसकी कलाई से नीली रोशनी चमकी और उसने मेरे अकाउंट में 10 लाख न्यू कॉइन्स ट्रांसफर कर दिए। एजू घबराकर बोला, मास्टर, आप ऐसे ही जा रही हैं? कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दीजिए। शेन चिंगजू ने शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं। इसके बाद वो सीधे अपनी विला लौट गई। घर पहुंचते ही वो नहाने चली गई, लेकिन जब बाथरूम से बाहर निकली तो लिविंग रूम में पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने हल्की हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे? सोफे पे आराम से लेटा बाय निंगबिन मुस्कुराया। कैंपस नेटवर्क पर जो फोटोज वायरल हो रही हैं, क्या वो सच हैं? तुम्हें तो क्लीनलीनेस का जुनून है। फिर आज तुम एक मेल स्टूडेंट को गोद में उठाकर पूरे कैंपस में कैसे घूम रही थी? शेन चिंगजू कुछ पल के लिए चुप रह गई। क्या किसी ने वो फोटोज कैंपस नेटवर्क पे अपलोड भी कर दी? शेन चिंगजू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर जाकर बाई निनबिन के सामने बैठ गया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद बाई निनबिन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सच में ऐसा इंसान भी हो सकता है? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, अगर सिर्फ उसकी स्मेल से दर्द दब सकता है तो सोचो, अगर मैं उसे किस कर दूं तो असर और भी ज्यादा होगा क्या? चलो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। शेन चिंगजू ने तुरंत रोक दिया। रुको, जरूरी नहीं वो स्मेल उसी के शरीर से आ रही हो। मैं पहले इसकी पूरी जांच करूंगा। तभी बाय निंगबिन की नजर विला के बाहर पड़ी। वहां किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुमने जो कुछ कहा, लगता है ल्यू रुयान उस पागल लड़की ने सब सुन लिया है। उधर मैं खुशी से पागल होने वाला था। मन तो कर रहा था यहीं बिस्तर पे लौटने लगूं, लेकिन बाहर से मैं बिल्कुल शांत बना रहा। आखिर अभी अभी मेरे अकाउंट में 10 लाख न्यू कॉइन्स आए थे। अब मुझे हर पैसे का हिसाब लगाकर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अचानक इस दुनिया की सेटिंग याद आई। मैंने तुरंत न्यूनेट खोला और बिना सोचे 2 लाख न्यू कॉइन्स सीधे ऑनरफनेज की डायरेक्टर मॉम को ट्रांसफर कर दिए। उसी समय स्कूल डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखते हुए कहा, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें बहुत हैं। थोड़ा आराम करो, फिर जा सकते हो। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हैरानी से बोले, स्कूल का खाना थोड़ा महंगा जरूर है,
लेकिन तुमने खुद को मालन्यूट्रिशन तक कैसे पहुंचा दिया? उन्होंने समझाया, स्कूल में कुल 20 छोटे कैफेटेरिया हैं और 7 बड़े कैफेटेरिया। सबसे महंगा खाना 30,000 न्यू कॉइन्स से भी ज्यादा का है और सबसे सस्ता सिर्फ 5 न्यू कॉइन्स का। उसमें भी मीट और वेजिटेबल्स दोनों मिलते हैं। ये स्कूल की तरफ से सब्सिडी वाला स्टूडेंट मील है, ताकि गरीब स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा खाना खा सकें। वैसे भी स्पेशल एडमिशन से आने वाले स्टूडेंट्स को शुरू में ही 3 लाख न्यू कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलता है। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, शेन चिंगजू खुद तुम्हें यहां छोड़कर गया है। दूसरों से बेवजह कंपैरिजन मत करना। सिर्फ दिखावे के लिए अपने सारे पैसे मत उड़ा देना। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कई पार्ट टाइम जॉब्स करता हूं। कई बार काम में खाना खाना ही भूल जाता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस दुनिया में मेरी जिंदगी की सेटिंग लगभग वैसी ही थी जैसी मेरी हाई स्कूल लाइफ थी। स्कूल से मिले 3 लाख न्यू कॉइन्स में से मैंने सिर्फ 10,000 अपने पास रखे थे। बाकी सारे पैसे डायरेक्टर मॉम को भेज दिए थे। डॉक्टर ने उत्सुक होकर पूछा, वैसे तुम्हारा और शेन चिंगजू का रिश्ता कैसा है? मैंने सिर हिलाया। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। इतना कहकर मैं कैंपस नेटवर्क देखने लगा। बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। लेकिन जब आंख खुली तो सबसे पहले शेन चिंगजू दिखी। तभी समझ गया था कि बाहर जरूर बड़ा हंगामा हुआ होगा। कैंपस नेटवर्क पर शेन चिंगजू के मुझे गोद में उठाकर ले जाने वाली फोटोज हर जगह वायरल थीं। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। लगता है मैं फेमस हो गया हूं। मैंने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और मासूम चेहरा बनाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मुझे अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर हंस पड़े। शेन चिंगजू ने मुझे सब बता दिया है। तुम प्रोफेसर लिन की मेडिसिन पीने की वजह से बेहोश हुए थे। इस समय तुम्हारी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा हेल्थी है। हाँ, मेडिसिन का असर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रहेगा। फिर उन्होंने कहा, आज बहुत सारे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स बीमार हैं। मेडिकल रूम में काफी भीड़ है। लेकिन शेन चिंगजू ने अपना प्राइवेट वार्ड तुम्हारे लिए खाली कर दिया है। उसने ये नहीं बताया कि तुम कब तक यहां रह सकते हो। लेकिन अगर वो तुम्हें निकालना चाहता तो तुम्हारे लिए समय पे खाना भेजने को भी नहीं कहता। इतना कहकर डॉक्टर ने बेड के सामने खाने की टेबल लगा दी। लो, तुम्हारा लंच। मैं बिना देर किए खाने पे टूट पड़ा। वाह, बड़े कैफेटेरिया का खाना सच में कमाल का है। बस अफसोस आज फिश नहीं बनी। उधर कैंपस नेटवर्क पे मेरा नाम छाया हुआ था। कुछ लोग मेरी पहचान पता लगाने में लगे थे। कुछ लोग जल रहे थे। कुछ तो मुझे सबक सिखाने की प्लानिंग भी करने लगे थे। यहां तक कि हीरो ये हुआन की चर्चा भी दब गई थी। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मेरी हो रही थी। मैंने मन ही मन फैसला किया, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ खरीदना होगा। लेकिन उससे पहले क्लास से छुट्टी ले लेता हूं। फिलहाल F2 के एरिया में रहना ही सबसे सुरक्षित है। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। फिर आवाज बंद हो गई। मैंने इलेक्ट्रॉनिक पैनल देखा। न्यू नेट पे एक मैसेज आया, मैं हूं ये श्वेन। मैंने डोर अनलॉक कर दिया। ये श्वेन अंदर आया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। फिर पूछा, चीफ शेन जा चुकी हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, अगर वो गई ही नहीं होती तो क्या तुम यहां आने की हिम्मत करते? ये श्वेन जाकर उसी सीट पे बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले शन चिंगजू बैठी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर वो यहां होती तो सच कहूं, मैं कभी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। मैंने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें डर लगता है? सच में? अगर इतना ही डरते हो तो क्लास में मुझे जानबूझकर टारगेट क्यों बनाया था? कहीं ऐसा तो नहीं तुम सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहे हो? मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, तू चाहे जो भी है। हीरो के शरीर से बाहर निकला। ये श्वेन ने उलझन भरी नजर से मुझे देखा। कौन सा सिस्टम? मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। मैं चौंक गया। तो क्या ये भी रीइंकारनेट होकर आया है? ये हुआन ने बात आगे बढ़ाई। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शेन चिंगजू से दूर रहो। कुछ दिन चुपचाप सह लो। तुमने जिस इंसान को नहीं छूना चाहिए था उसी से तुम्हारा नाम जुड़ गया है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। मैंने बेबस होकर कहा, मेरी ये हालत, क्या यही नहीं था जो तुम चाहते थे? अब अच्छे इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये श्वेन के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, क्लास में हाथ मैंने उठाया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन तुम्हारा बेहोश होना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसलिए हुआ
क्योंकि तुम्हारा शरीर मेडिसिन का असर सह नहीं पाया। और शेन चिंगजू को तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए भी मैंने नहीं कहा था। बस अगले 2 हफ्तों तक सावधान रहना और कोशिश करना अकेले कहीं मत जाना। मैंने ठोड़ी खुजलाते हुए उसे देखा। इस हीरो की असली सोच आखिर है क्या? ये श्वेन ने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। फिर वो चला गया। करीब आधे घंटे बाद अचानक कमरे में काला धुआं फैलने लगा। मैंने तुरंत अलार्म दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काला धुआं सांप की पूंछ की तरह लहराया। उसने मेरे हाथ को हटाते हुए बेड के पास लगा इमरजेंसी बटन ही तोड़ दिया। मैंने घबराकर जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन काले धुएं ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। अगले ही पल वो धुआं इंसानी शक्ल में बदल गया। मेरे सामने एक लंबी महिला खड़ी थी। उसकी हाइट शेन चिंगजू से भी ज्यादा थी। उसकी गोरी स्किन, बिखरे हुए काले और लाल बाल और गहरे लाल रंग की आंखें उसे बेहद खतरनाक बना रही थीं। वो थी F6 लियू रुयान। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे बेड पर दबा दिया। मेरे मुंह पर उसका हाथ था। वो झुककर मेरे कान के पास धीमी आवाज में बोली, आखिर सबकी बातें सच निकली। उसकी सांस मेरे गले को छू रही थी। मुझे गुदगुदी होने लगी। मैंने असहज होकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरे हाथ पैर पूरी तरह जकड़े हुए थे। मैं सिर्फ अपनी आंखों से ही विरोध जता सकता था, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता, लियू रुयान के चेहरे का घमंडी भाव जरा भी नहीं बदलता। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो जो बातें सुन रही थीं वो सच थीं। मैं मन ही मन परेशान हो गया। ये वो लोग कौन हैं? कोई ऐसी बात भी करो जो मुझे समझ आए। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। ओरिजिनल स्टोरी में अगर F7 में से किसी एक को कोई चीज या कोई इंसान पसंद आ जाए, तो बाकी सब भी उसे पाने की कोशिश करने लगती थी। और लियू रुयान, शेन चिंगजू और बाकी टॉप हीरोइंस सबसे ज्यादा जिद्दी थीं कैंपस नेटवर्क पे। शेन चिंगजू के मुझे गोद में उठाकर ले जाने वाली फोटोज पहले ही वायरल हो चुकी थीं, इसलिए लियू रुयान का यहां आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन उसका बर्ताव हीरो के साथ किए गए बर्ताव से भी ज्यादा अजीब था। वो मुस्कुराई। किसी चीज को दूसरों के साथ शेयर करने से अच्छा मैं उसे अकेले अपने पास रखना पसंद करती हूँ। मैंने जल्दी से समझाया, शेन चिंगजू मुझे पसंद नहीं करती। वो तो सिर्फ मेडिसिन की वजह से मेरी जांच कर रही थी। लेकिन लियू रुयान जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कैंपस नेटवर्क पे जो हंगामा मचा है वो तुमने देखा ही होगा। स्कूल के अंदर वाले स्टूडेंट्स अभी डरते हैं, इसलिए कोई सीधे तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तुम कैंपस से बाहर जाओगे, लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। बेचारे, डर के मारे तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। उसने उंगलियों से मेरी आंखों के कोने को हल्के से छुआ। फिर बोली, शेन चिंगजू ने तुम्हें यूं सबके सामने ला खड़ा किया और उसके बाद तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया। उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। ऐसा इंसान तुम्हारे लायक नहीं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास छिपाकर रखूंगी। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन उससे भी ज्यादा शेन चिंगजू का मजाक उड़ाने का भाव था। शेन चिंगजू जैसी इंसान, अच्छे शब्दों में कहूं तो बहुत सावधान है, और बुरे शब्दों में कहूं तो बस खुद को ही धोखा देती रहती है। उसे तो पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था। ना उसे पहले वार करना आता है और ना ही हालात के हिसाब से खुद को बदलना। ल्यू रुयान मुस्कुराई। कौन सा बॉडी वॉश और कौन सा परफ्यूम? जिस स्मेल को इंसान खुद महसूस नहीं कर पाता, वो ज्यादातर उसकी नेचुरल बॉडी फ्रेग्रेंस होती है। इतना कहकर उसने धीरे धीरे मेरे मुंह से अपना हाथ हटा लिया। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से बोला, चीफ शन का मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने गलत समझ लिया है। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मेरी तरफ झुककर गहरी सांस ली। उसके बाद मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। अगर उसे तुम पसंद नहीं हो तो मुझे हो। मैं पूरी तरह चुप रह गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लियू रुयान आराम से मेरा चेहरा देखती रही, कभी मेरे गाल दबाती तो कभी मुस्कुरा देती। सच में, तुम कितने भोले हो। जो बात मुझे सिर्फ 2 मिनट में पता चल गई, वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए। वैसे, इतना पुराना चश्मा पहनने के बाद भी तुम बुरे नहीं लगते, और जब ये टेढ़ा हो जाता है तो इसे भी मुझे ही सीधा करना पड़ता है। मैंने छूटने की कोशिश की। पहले मुझे छोड़िए। लियू रुयान ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। इतना कहते ही उसने मेरी कमर पकड़ ली और अगले ही पल मुझे लेकर कमरे से बाहर उड़ गई।
उसके शरीर की अजीब सी ठंडी पकड़ से निकलने का मौका भी नहीं मिला। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा और मन ही मन बुदबुदाया। पहले हीरो पर शक किया, फिर हीरो को समझा, और अब मुझे हीरो बनना ही नहीं है। कुछ ही पलों बाद हम विला नंबर 6 पहुंच गए। ल्यू रुयान जमीन पे उतरी भी नहीं। वो मुझे गोद में उठाए हुए पूरी विला के ऊपर एक चक्कर लगाने लगी। फिर हंसकर बोली, अब से तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। देखो, तुम्हें कौन सा रूम पसंद है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो हैरानी से नीचे मेरी तरफ देखने लगी। मैं चुप था। मेरे होंठ कसकर बंद थे, चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। लियू रुयान ने भौहें सिकोड़ ली। उसने अपने बीस्ट सोल के पंख समेट लिए और धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मेरी सोच भी वापस वर्तमान में लौट आई। तभी विला का सिस्टम बोला, मास्टर, शन चिंगजू और बाय निंगबिन बाहर मौजूद हैं। क्या उन्हें एंट्री परमिशन दी जाए? मैंने हल्का सा सिर उठाया। सेमेस्टर शुरू होने के बाद से मैंने इन हीरोइंस को ठीक से देखा भी नहीं था। सच कहूं तो दूर से उनकी खूबसूरती देखने का मन जरूर था, लेकिन इस तरह F6 की विला में किडनैप होकर नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतनी दूर आने के बाद लियू रुयान शायद उन्हें अंदर नहीं आने देगी। लेकिन पागल लोगों की सोच आम इंसानों जैसी नहीं होती। लियू रुयान हंस पड़ी। भला मेहमानों को बाहर कौन खड़ा रखता है? इतना कहकर उसने मुझे नीचे उतारा और मेरा हाथ पकड़कर एंट्रेंस की तरफ चल पड़ी। मैंने मन ही मन सोचा, F6 को सीधे मना करना बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। साथ ही धीरे से पूछा, वैसे जरूरी तो नहीं कि वो दोनों मुझे ढूंढने आई हों? अगर बाद में पता चला कि आपने गलत समझा था, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं होगा, है ना? ल्यू रुयान मुस्कुराई। मैं कभी किसी बेगुनाह आदमी पर गुस्सा नहीं निकालती, खासकर जिसे मैं पसंद करती हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें नहीं घुमाईं। जब मुझे लगा कि अब इससे कुछ पता नहीं चलेगा, तभी ल्यू रुयान अचानक बोली, तुम्हें क्या लगता है, सांप की स्मेल कभी गलत हो सकती है? मैं थोड़ा उलझ गया। स्मेल? सांप आखिर स्मेल कैसे पहचानता है? मुझे बचपन से सांपों से डर लगता था, इसलिए उनके बारे में मुझे लगभग कुछ भी नहीं पता था। मैंने धीरे से अपने कपड़े सूंघे। अब तो ना ये श्वेन के परफ्यूम की स्मेल बची थी और ना ही बॉडी वॉश की। लगभग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ल्यू रुयान हंस पड़ी। सच में तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हें कैसे पसंद कर बैठी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर ये स्मेल हर कोई महसूस कर सकता, तो क्या तुम आज तक जिंदा रहते? मैंने उसकी ठंडी नजरों की तरफ देखा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप उसके साथ नीचे उतर गया। हम दोनों पहली मंजिल के लिविंग रूम में जाकर सोफा पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद विला का मेन डोर खुला। कॉरिडोर से दो महिलाएं अंदर आईं। मैंने चोरी छिपे उनकी तरफ देखा। अगर चेन चिंगजू की खूबसूरती ठंडी चांदनी जैसी थी, तो बाई निनबिन की खूबसूरती बिल्कुल अलग थी। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल और गहरी काली आंखें उसे बेहद आकर्षक बना रही थीं। लेकिन मैं मुश्किल से 2 सेकंड ही उसे देख पाया था कि लियू रुयान ने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। वो झुककर मेरे बिल्कुल करीब आ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी एक एक खूबसूरत बात साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी दाग नहीं था। मैंने शर्माते हुए चुपचाप एक घूंट लार निगल ली। मैंने इसे आपके पसंदीदा सरल नेचुरल हिंदी स्टाइल में अनुवाद किया है। मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, आप भी बहुत सुंदर हैं। लियू रुयान ने हल्की सी नाक सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, हूं। उसी समय शेन चिंगजू अचानक बोली, उसे छोड़ दो। लियू रुयान हंस पड़ी। अगर ना छोड़ूं तो क्या मुझे भी येलो कार्ड दोगी? स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, क्या तुम्हारे पास इतना खाली समय है? अब लोगों के लव अफेयर भी तुम ही संभालोगी? इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगलियों से खेलने लगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। लव अफेयर? किसका? मैंने अपनी तरफ उंगली की। मेरा? लियू रुयान मुस्कुराई। मैं तुम्हें किस भी कर चुकी हूं। अब तुम जिम्मेदारी से भागोगे तो नहीं? इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर अपनी उंगलियों से मेरे होंठों को हल्के से छुआ और दोबारा झुककर मेरे माथे पर एक हल्का सा केस कर दिया। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शेन चिंगजू की भौहें सिकुड़ गईं। बस, अब बहुत हो गया। तुम इसके पास क्यों आई हो? लियू रुयान ने बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे इससे पहली नजर में प्यार हो गया, और इसे भी मुझसे।
तभी बाई निंगबिन मुस्कुराई। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका नाम क्या है? लियू रुयान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अरे वो मेरा भोला सा बच्चा। बाई निंगबिन ने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। मैंने झिझकते हुए कहा, लियू रुयान। बाई निंगबिन ने सिर हिलाया, मैंने तुमसे नहीं पूछा। इतना कहकर वो आराम से लियू रुयान के सामने जाकर बैठ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी पसंद भी कमाल है। जो भी सामने आया उसी पर दिल आ गया। लियू रुयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिमाग थोड़ा धीमा है, लेकिन इंसान बुरा नहीं है। बाय निंगबिन ने शन चिंगजू की तरफ देखा, हम सब एक ही साइड के हैं, तो आराम से बात क्यों नहीं कर सकते? शेन चिंगजू ने गहरी सांस ली और अपनी ऑरा वापस समेट ली, फिर शांत आवाज में बोली, तुम्हें ये इसलिए पसंद आया है क्योंकि इसके शरीर की स्मेल तुम्हारे दिमाग पे असर डाल रही है, इसलिए तुम्हें झूठा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। लेकिन मैं और बाय निंगबिन उसके असर में नहीं आए, क्योंकि हमारा माइंड पूरी तरह स्टेबल है। लियू रुयान ने कंधे उचकाए, जो चाहो सोचो, मुझे किसी को समझाने का शौक नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में बहुत सी चीजें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। क्या मैं उन सबको जाकर किस करती फिरूं? मेरे लिए तो बात बहुत आसान है। जिससे मुझे घिन नहीं आती उसे मैं पसंद करती हूं। शेन चिंगजू ने आगे कहा, फिलहाल इसकी बॉडी फ्रेग्रेंस सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनकी रैंक 3S तक पहुंच चुकी है। बाय निनबिन ने तुरंत कहा, मेरी स्मेल सेंस इतनी अच्छी नहीं है, जरा मुझे भी चेक करने दो। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ी। लियू रुयान ने तुरंत मेरा हाथ खींच लिया, फिर मेरी कमर पकड़कर मुझे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गया। अचानक दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। बाय निंगबिन ने कंधे उचकाए और वापस सोफा पर बैठ गई, फिर बोली, वैसे जब मामला इतना रेयर है तो इसे रिसर्च लैब भेज देना चाहिए ताकि साइंटिस्ट्स इस पर स्टडी कर सकें। शेन चिंगजू चुप रही, उसने ना हाँ की और ना ही मना किया। मुझे उसी पल समझ आ गया, तो सच में ये स्मेल मेरे अपने शरीर से ही आ रही है। मैं मन ही मन सिस्टम को कोसने लगा, पता नहीं इसने मुझे कैसा साइड कैरेक्टर बना दिया है। मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन मेरी आंखें पहले से ज्यादा शांत थीं। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी खूबसूरत लड़कियां देखकर क्या फायदा अगर जान ही खतरे में पड़ जाए। इस समय लियू रुयान मेरे लिए सबसे सुरक्षित सहारा थी। उसकी ताकत पूरे एकेडमी में दूसरे नंबर पर थी। उसका बीस्ट सोल बेहद खतरनाक था, लेकिन कम से कम अभी तक वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। मैंने ये एहसान मन ही मन याद रख लिया। मेरे बड़े बड़े चश्मे के पीछे मेरी आंखों की ठंडी चमक छिपी हुई थी। उसी समय मेरे शरीर से एक हल्की सी मीठी खुशबू फिर से फैलने लगी। लियू रुयान की नजर मेरी लाल होती आंखों के कोने पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे मेरा चश्मा उतार लिया और उसे अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर लड़ना है तो सीधे बोलो, मैं हमेशा तैयार हूं। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। शेन चिंगजू हैरानी से मुझे देखने लगी। बाई निंगबिन भी कुछ पल के लिए सांस रोककर वहीं खड़ी रह गई। लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने ठंडी नजर से दोनों को देखा। देख लिया या अभी और देखते रहोगे? फिर उसने मेरी तरफ नजर डाली। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसकी लाल आंखों में साफ हैरानी झलक गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना छोटा सा और इतना प्यारा, इसे देखकर तो मेरा दिल ही पिघल जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था, चश्मा उतारने के बाद तुम इतने अच्छे दिखते हो। उसे अभी तक मेरे असली चेहरे का अंदाजा ही नहीं था। लियू रुयान ने मेरे गाल को हल्के से दबाया, फिर अफसोस भरे लहजे में बोली, अगर तुम्हारे गालों पे थोड़ा और मांस होता तो और भी प्यारे लगते। बाद में तुम्हें हमारे फैमिली हॉस्पिटल ले चलूंगी। और हाँ, बिना चश्मे के तुम कहीं ज्यादा अच्छे लगते हो। तुम्हें क्या लगता है? मैंने धीरे से दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए और बिना विरोध किए सिर हिला दिया। ठीक है। लेकिन मेरी नजर लगातार सामने बैठी शेन चिंगजू और बाई निंगबिन पर थी। मुझे पता था खतरा अभी टला नहीं था। मैंने साफ देखा, शेन चिंगजू की आंखों में हैरानी थी और बाई निंगबिन अभी भी कुछ पल पहले वाले सदमे से बाहर नहीं निकली थी। उसी समय उसके पीछे एक विशाल काला बाज दिखाई दिया। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं उत्साह से उसे लिविंग रूम के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखने लगा। लियू रुयान ने देखा कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया है। उसने भी अपना बीस्ट सोल बुला लिया। काला और लाल रंग का विशाल सांप पलक झपकते ही प्रकट हुआ। वो अपना इलाका जताने की तरह आकर मेरी टांगों के चारों ओर लिपट गया। काले, लाल और सफेद रंग का वो दृश्य
मेरी गोरी स्किन को और भी उभार रहा था। लियू रुयान संतुष्ट होकर सोफा से टिक गई। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस चुपचाप उस सांप को अपनी टांगों पर टिके हुए देखता रहा। बीस्ट सोल और उसके मास्टर की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती थीं। ये पहली बार था जब बाय निंगबिन के बीस्ट सोल ने मेरे शरीर की उस खास स्मेल को महसूस किया। वो खुद को रोक नहीं पाया। उधर शन चिंगजू का बीस्ट सोल ए जो भी खुद पे काबू नहीं रख सका, और अगले ही पल वो पूरे लिविंग रूम में खुशी से उछलने लगा। बाय निन्बिन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सख्त आवाज में कहा, अपने मन की वो बेकार बातें अभी बंद करो। मैं लियू रुयान नहीं हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने ऊपर से कंट्रोल खोने से है। जो भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। शेन चिंगजू ने होंठ भींच लिए। उसने अपनी औरा पूरी तरह समेट ली, फिर मेरी उलझी हुई आंखों की तरफ देखा। लग रहा था वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर तक चुप रही। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। एजू भी डरकर चुपचाप खड़ा हो गया। लियू रुयान ने हैरानी से बाई निन्बिन की तरफ देखा। अगर दिमाग खराब है तो हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाओ। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बाय निंगबिन ने अपना बीस्ट सोल वापस बुला लिया, लेकिन उसकी नजर अब भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। कमाल है, शायद अब मुझे तुम्हें बीस्ट टेमर कहना चाहिए। उसने धीरे धीरे ताली बजाई, फिर मुस्कुराकर बोली, सच में बहुत कमाल हो। कुछ ही पलों में तुमने मेरे बीस्ट सोल का मन भी बदल दिया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था, लेकिन मेरे शरीर से निकलने वाली उस स्मेल पर मेरा खुद का कोई कंट्रोल नहीं था। मैं तो उसे महसूस भी नहीं कर सकता था। मैंने कुछ नहीं कहा। उधर लियू रुयान के हाथ अब भी नहीं रुक रहे थे। कभी मेरे बाल छूती तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेती। आखिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लियू रुयान, मैंने उसकी दाहिनी हथेली अपने दोनों हाथों में ली, फिर धीरे से उसे अपने होंठों के पास लाकर हल्का सा किस किया। मैंने साफ नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है बाज सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लियू रुयान की भौं उठ गई। उसकी आंखों में लड़ने का जोश चमक उठा। ये बात तुम्हें किसने बताई? उसी समय उसका लाल काला सांप फुफकारते हुए सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और सामने मौजूद काले बाज को खुली चुनौती दे दी। मेरे पैर अनजाने में कांप गए। ये सांप सच में बहुत डरावना है। मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, फिर अपना हाथ लियू रुयान के सिर पर रखा और दूसरे हाथ से हल्के से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुराकर बोला, लड़ लो ना, मैं देखना चाहता हूं। शेन चिंगजू की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। उसके सामने का ये नजारा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लियू रुयान अभी अपने बीस्ट सोल को आदेश भी नहीं दे पाई थी कि लाल सांप पहले ही मेरी बात से प्रभावित होकर सीधे काले बाज पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। मैं मन ही मन घबरा गया। लगता है मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने इसे आपके पसंदीदा सरल नेचुरल हिंदी स्टाइल में अनुवाद किया है। बीआई निंगबिन बिजली की तरह पीछे हट गई। साथ ही उसने अपना बीस्ट सोल भी बुला लिया। लियू रुयान का लाल सांप बिना एक पल रुके उस पर झपट पड़ा। उसने पूरे शरीर से उसे जकड़ लिया और सीधे काटने की कोशिश की। बाय निंगबिन झल्लाकर बोली, सिर्फ तुम्हारे बीस्ट सोल के पंख हैं क्या? मेरा भी उड़ सकता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान सच में हमला कर देगी। आखिर ये सब बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनके फैमिलीज के बीच गहरा रिश्ता था, इसलिए उनके बीच कभी असली लड़ाई नहीं हुई थी। लियू रुयान, रुक जाओ। शन चिंगजू भी तुरंत बीच में आ गई। एक तरफ लियू रुयान और दूसरी तरफ शन चिंगजू और बाय निंगबिन। फिर भी लियू रुयान बिल्कुल नहीं डरी। उसे सिर्फ एक बात की हैरानी थी, उसका लाल सांप आज जान लगाकर क्यों लड़ रहा था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस मन ही मन मुस्कुरा दी। सच में ये तो किस्मत से मिला साथी है। जीत हार तो पहले से तय है। उसने उंगलियां चटकाईं। वापस आ जाओ। आदेश मिलते ही लाल सांप तुरंत पीछे हट गया, फिर अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर उड़ता हुआ आया और मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। मैं पूरी तरह सख्त हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बार बार खुद को शांत करने की कोशिश की। जब तक मैं पूरी तरह सामान्य हुआ, तब तक सामने बैठे तीनों लोग भी शांत होकर बात करने लगे थे। काफी देर चर्चा करने के बाद शेन चिंगजू और बाकी दोनों ने एक फैसला लिया। फिलहाल मेरे शरीर की इस खास स्मेल के बारे में किसी और को नहीं बताया जाएगा। बाकी F7 मेंबर्स से भी ये बात जितने दिन छिप सकती है उतने दिन छिपाई जाएगी। कैंपस नेटवर्क पर पहले ही बहुत हंगामा मचा हुआ था, इसलिए अभी कुछ समय तक मुझे लियू रुयान के साथ ही रहना होगा।
बाय निंगबिन ने मेरी तरफ देखा। बाद में हम तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे शरीर की ये स्मेल आखिर है क्या? ल्यू रुयान ने बीच में ही बात काट दी।